प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय से हूँ और आज मैं आपकी BA तृतीय वर्ष की आधुनिक हिंदी काव्य की क्लास लेने जा रही हूँ। इस श्रृंखला में मैं पहले भी कई कक्षाएं आपकी ले चुकी हूँ। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको छायावाद का परिचय, पिछली 2 कक्षाओं में छायावाद पर मैंने ली थी और आज मैं छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद सबसे वरिष्ठ भी हैं और सबसे प्रमुख छायावादी कवि के रूप में इनकी पहचान है। और आपका जो कोर्स है BA तृतीय वर्ष का, इसमें जयशंकर प्रसाद की कई कविताएं लगी हुई हैं और कई विषयों से लगी हुई हैं। जयशंकर प्रसाद की 4 कविताएं आपके कोर्स में हैं। पहला एक आधुनिक काव्य, मतलब आधुनिक कविता की एक छोटा सा कविता है, बीती विभावरी जागरी, लहर उनका जो संकलन था उससे लगी हुई है। और दूसरी उनकी कविता अरुणीय मधुमेह देश हमारा लगी हुई है। ये मैं शुरू में इसलिए थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ कि हम जब बात करेंगे आपसे जयशंकर प्रसाद के विषय में, तो मैं चाहती हूँ कि हम इन कविताओं को थोड़ा सा नज़र में रखें और आप भी थोड़ा इस टेक्स्ट की कविताओं को पढ़कर रखेंगे तो आपको प्रसाद जी अच्छे से समझ में आएंगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि कोर्स साल 2 साल में बदलता रहता है। तो 4 कविताएँ आपकी जयशंकर प्रसाद की हमारे इस बार कोर्स में है। बीती विभावरी जागरी जो लहर से है, दूसरा अरुणीय मधुमेह देश हमारा, आप जानते होंगे कि उनके चंद्रगुप्त नाटक से इस कविता को लिया गया है। और तीसरी जो इनकी कविता है आंसू, जो इनके आंसू जो शुरुआती संकलन था उससे ली गई है। और चौथा जो यहाँ पर लिखा कविता का जो अंश है वो कामायनी से लिया गया है, श्रद्धा सर्ग से। तो ये 4 जो कविताएं हैं वो प्रमुख रूप से आपकी इस साल के कोर्स में हैं। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ये जो कविताएं हैं आपके व्याख्या के लिए भी पूछी जाती हैं अक्सर, और आपके प्रश्न उत्तर भी जयशंकर प्रसाद से बनते हैं। छायावाद के 4 ही प्रमुख कवि हैं जिनको आपको कोर्स में भी दिया गया है। प्रसाद के बारे में मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ, प्रसाद और उनका काव्य, क्योंकि उनके युग पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम सिर्फ छायावाद पर बात करते आए हैं। जयशंकर प्रसाद का अगर आप देखें कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था, और काशी आप समझ सकते हैं कि बहुत कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से बड़ा ही एक रिच स्थान माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी काशी से ही थे और आप ये जानते हैं कि कबीर ने भी काशी में, कबीर भी काशी से ही थे। तो इनका जन्म काशी से हुआ और ये वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों वर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भी इनका जन्म 1889 में हुआ था। हालांकि ये बड़ी कभी कभी बड़ा गैर जरूरी बातें भी हैं, लेकिन आप किसी कवि को उसके युग के बारे में, युग के सब के साथ जोड़ते हैं तो उनके जन्म का स्थान, उनका स्थान, ये भी बहुत आवश्यक होता है जानना। तो इनका जो जन्म था 1889 में काशी में हुआ है। और इन्होंने जो काव्य की शुरुआत की, जैसे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ भी देखते हैं तो ब्रज भाषा के काव्य की प्रधानता थी, और यहाँ पर भी आप द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा का बहुत प्रभाव था। तो आरंभिक दौर में इनका जो आरंभिक काव्य रचना है वो ब्रज भाषा में ही थी। और इनकी जो कविताओं में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर हम आरंभिक तौर से देखें कि बहुत ही आनंद के कवि हैं, बड़ी मादकता सी इनकी कविताओं में दिखाई देगी। इनकी आरंभिक रचनाओं में आप देखिए संकोच बहुत दिखाई देगा। जैसे आप कई बार देखेंगे बहुत सारी कविताएं इनकी इसी तरह की आरंभिक दौर में, जीवन की इस गोधूली में मादकता से, कौतूहल से तुम आए। तो कहीं ना कहीं एक पर्दे का भाव, आंसू जो इन्होंने शुरुआत में लिखा था, आंसू को भी शुरू में इन्होंने दार्शनिक भाव बाद में इसमें देते रहते हैं। संकोच का भाव इनके, ये कहीं ना कहीं तत्कालीन परिस्थितियों की भी देन थी कि एक पुरुष होते हुए भी वो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते वक्त संकोच का भाव इस युग के ज़्यादातर कवियों में है। और बाद में आरंभिक कविताओं में इनके संकोच दिखता है। बाद में जैसे मैंने दिखाया कि आंसू इनका आरंभिक काव्य है। आंसू बड़ा लौकिक प्रेम का काव्य है, लेकिन बाद में आंसू को ये लोक मंगल की भावना से जोड़ देते हैं।
जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानेंगे, पहले हम थोड़ा सा परिचय ही देख लेते हैं इनका जो इनके पास इनके मूल रूप से अगर हम देखें तो इनको संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब भारतीय इतिहास इसका बहुत ज्ञान था। इनकी कविताओं में सारी चीज़ें इनको दिखाई देती हैं। और छायावाद के दौर में ये सबसे इस मामले में बड़े अलग थे कि इन्होंने हर विधा में रचनाएं की हैं। हालांकि सभी छायावादी कवि कविता के अलावा, हालांकि छायावाद की पहचान हम कविता के तौर पर ही ज़्यादा देखते हैं, लेकिन लगभग सभी छायावादी कवियों ने दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य किया है। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता सभी विधाओं में, और ऐसा नहीं है कि कविता अच्छी लिखी और बाकी कमतर हो, सभी विधाओं में बहुत उच्च कोटि का साहित्य रचा है। इनके जो नाटक हैं विश्व स्तर के नाटक हैं। विश्व के किसी भी अच्छे नाटककार से इनकी आप नाटकों की तुलना कर सकते हैं। और जो इनका कामायनी महाकाव्य है, जिसका एक प्रसंग आपके यहाँ पर भी लज्जा सर का कुछ आपके बीए फाइनल के कोर्स में भी लगा हुआ है, वो कामायनी नाम का जो महाकाव्य है, छायावाद ही नहीं पूरे हिंदी साहित्य की सबसे कालजयी कृति मानी जाती है, क्योंकि छायावाद की सभी प्रवृत्तियाँ पूरी प्रखरता के साथ इनके यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक देकर उन्होंने हिंदी की नाटक परंपरा को समृद्ध किया है। अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास के उन कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं जिन्हें भारतीय समाज को कमज़ोर बनाया था। देखा जाए तो पुनर्जागरण का जो रचनाएं हैं, जो पुनर्जागरण की जो आवाज़ है, वो इनके नाटकों में बहुत अच्छे से दिखाई देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छायावाद के कवि राष्ट्रीय जो समस्याएं थी उन पर नहीं लिखते थे, या राष्ट्रीय जो संकट थे उन पर, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसकी बात नहीं लिखते थे। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जो बात है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहले सीढ़ी है, उसके पहले चरण की ही बात है। तो इनकी कविताओं में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की बातें बहुत सारी आती हैं और नाटकों में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। इनके कुछ एक कहानी संकलन है, कंकाल, तितली, इरावती, इनके बड़े यथार्थवादी उपन्यास रहे हैं। और इनकी बहुत प्रमुख कहानियाँ, जैसे आपने शायद बीए प्रथम वर्ष में इनकी पुरस्कार कहानी बहुत चलती है, गुंडा इनकी कहानी बड़ी फेमस थी, ममता, छोटा जादूगर, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ। बहुत पहले इनकी पहली कहानी जो इंदुमती थी, कई लोग उसको हिंदी साहित्य की पहली कहानी के रूप में भी मानते हैं। काव्य, और इनका काव्य की आलोचना पर भी इनका काफ़ी अच्छा काम है। और प्रसाद जी की हम कविता पर अब आते हैं कि प्रसाद जी मूल रूप से एक भावुक और कल्पनाशील कवि के रूप में आते हैं। कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। खंड काव्य भी हैं और कामायनी महाकाव्य भी है। उनकी कविताओं में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि सभी छायावादी कवियों में है, लेकिन इनके यहाँ पर एक उपादान के तौर पे, सचेतन उपादान, वैसा उपादान नहीं, मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी इनके यहाँ पर दिखाई देगी। इन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, समरसता और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में अहम तथा इदम का सफल व सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली को, क्या चीज़ें, प्रसाद जी ने खड़ी बोली पर अच्छा काम किया है। और महाकाव्य, इससे पहले प्रिय प्रवास भी लिखा गया था, लेकिन इनके यहाँ पर खड़ी बोली के अंदर ध्वन्यात्मकता, मतलब इन्होंने बेसिकली खड़ी बोली का एक, आप देखिए कि वेदी युग में जो एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है, उसको जो सजाने संवारने का जो काम है वो प्रसाद जी के यहाँ बहुत बखूबी निभाया गया है। खड़ी बोली में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सूक्ष्मता, बहुत बारीकी इनके यहाँ पर दिखाई देगी। और इनकी जो कविताएं हैं उसमें बहुत नए प्रतीक विधान, नए बिंब के विधान द्वारा गहन अनुभूति, भावुकता और कल्पनाशीलता को अभिव्यक्त किया गया है। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद की प्रतिभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए माना जाता है कि इनका जो काव्य है इस युग का श्रेष्ठतम काव्य है। मतलब एक कविता के तौर पर अगर हम देखते हैं, और कविता के खैर भाव पक्ष भी बहुत पूर्ण है, इन कला पक्ष को भी अगर हम देखते हैं
तो कला पक्ष के माध्यम में भी इनका जो कविता है वो इस छायावाद की श्रेष्ठतम कविता है। और जयशंकर प्रसाद मतलब जगत की नश्वरता के साथ साथ मानव जीवन की मतलब नगण्यता की मानव जीवन और एक विशाल एक मानवता बोध इनके यहाँ पर दिखाई देगा। इनकी कविताओं में कभी कभी सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव भी दिखाई देगा। जयशंकर प्रसाद मूलतः दार्शनिक कवि भी हैं। दर्शन इनके कविता की रीढ़ है, मूल में इनके दर्शन है। और इनकी जो बहुत सारा काम इनका कश्मीरी शैव दर्शन पर भी इनकी बहुत पकड़ थी। इन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी की प्रबंध योजना में समन्वित करके अभिव्यक्त भी किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का भी कथा काव्य है। इनके बहुत सारे आधुनिक विचारों का प्रभाव इनकी कामायनी पर देखा जा सकता है। कामायनी इसलिए इनकी कालजयी कृति है जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। हालांकि उस दौर में सभी लोग इस तरह की बात कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि जो 20वीं सदी का आरंभिक दौर था उसमें पूरे के पूरे विश्व में बुद्धि तत्व को बहुत प्रधानता दी गई थी। और सभी लोग उस समय आप देखिए कि विज्ञान की बहुत सारी खोज हैं, मार्क्स तभी आ जाते हैं, तो बहुत सारी जो खोज है वो सब बुद्धि तत्व को लेके थे। वहाँ पर ये हृदय तत्व की बात करते हैं। आप ये देखिए उस समय ज़माने में भी इकबाल बात करते हैं कि वाजिब है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। कहने का भाव यह है कि बुद्धि पर भाव और हृदय की का स्वर कहीं ना कहीं ये बातें उस समय आ रही थी कि मतलब हृदय तत्व को भी महत्व दिया जाना चाहिए। केवल ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य नहीं होता है। कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही थी कि हृदय पक्ष को या भावुकता को भी प्रश्रय दिया जाना चाहिए। इनके यहाँ पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर ये सभी कविताओं में बल देते हैं। शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने की भी बात करते हैं। इन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है, किंतु और उनका प्रतिपादन बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और बहुत ही कलात्मक बन पड़ा है। और आप आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं अगली कक्षा में जो आपको लेती हूँ तो इनकी कुछ एक कविताओं पर भी बात करूँगी। अभी हमने सिर्फ इनका एक परिचय दिया है, अब हम इनकी कविताओं पर अगली कक्षाओं में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही।